अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जो कि बेंगलोर में टेस्ट जारी है। आज उसका 4th डे था, बड़ा इंटरेस्टिंग डे था। अप्स एंड डाउन नज़र आया टेस्ट मैच में, बड़ा ही थ्रिलिंग एनकाउंटर जारी है। और इस टेस्ट मैच में अभी तक जो पोजीशन है वो जब मैच एंड हुआ तो न्यूजीलैंड की भारी नज़र आ रही है। अदरवाइज़ जब मैच स्टार्ट हुआ था आज मॉर्निंग में तो एक दफ़ा तो ऐसा लगा कि इंडिया ने कम्प्लीटली कमबैक कर लिया। बहुत ही शानदार बैटिंग थी सरफराज खान की, उन्होंने 150 स्कोर किया। ऐसे ही अगर बात की जाए ऋषभ पंत तो बड़ा शानदार खेले, 99 उन्होंने भी स्कोर किया। लेकिन उसके बाद जब नई गेंद ली न्यूजीलैंड ने तो फिर इंडिया की जो बैटिंग है वो क्लैप्स कर गई। और इन सब चीज़ों पर आज की हमारी डिस्कशन है। मेरे साथ है हमजा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बात जानूंगा कि देखें, मैच में जब इंडिया आज सुबह बैटिंग करने आया तो मैंने आपसे जैसे कहा था कि फर्स्ट सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। हाँ जी, वो फर्स्ट सेशन तो उन्होंने बड़ा अच्छा गुजारा, बारिश आ गई थी, 100+ रन बना लिया, बारिश आ गई, ठीक है, 3 ही आउट रहे और न्यूजीलैंड जो है को उसको बैकफुट पे कर दिया था उन्होंने एक वक्त में। लेकिन 10 ओवर या 9 ओवर रहते थे जब बारिश आई नई गेंद लेने के लिए। उसके बाद फिर काफ़ी देर मैच नहीं हुआ। फिर काफ़ी देर के बाद जब मैच दोबारा स्टार्ट हुआ और जो है उन्होंने 8-10 ओवर करवाने के बाद जब नया गेंद लिया तो इंडिया एक दफ़ा फिर स्ट्रगल किया। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? स्ट्रगल देखिए ना, जैसा कि सरफराज आउट हुए, ठीक है, उसके बाद केएल राहुल आए, कुछ बॉल भी अच्छे पड़े। कुछ ये है कि कंडीशन जो थी, बारिश हुई, काफ़ी देर बारिश होती रही और हैवी रेन हुई मेरे ख्याल से। तो उसकी वजह से ये जो है कि पिच में फिर मॉइस्चर आ गया थोड़ा सा, तो विकेट जो थी ना वो फिर एकदम फास्ट बॉलर को मदद देने मिल गई। तो जिसकी वजह से आप देखेंगे नीचे जब वो एक आउट हुआ, ऋषभ पंत को बॉल अच्छा पड़ गया, तो फिर उसके साथ टेल आ गई, जडेजा और अश्विन आ गए। तो अश्विन की बात हम कर लें तो वो तो बेहतर खेलते हैं, टेस्ट में बेहतर खेल जाते हैं इनिंग दे, पर यह कि वो ये कहना कि वो कंसिस्टेंट परफॉर्म करेंगे तो ये ज़रा मुश्किल है कहना। जडेजा तो करते हैं पर आज निकल गए, चाहे पिछली इनिंग में भी निकल गए थे, तो जडेजा भी इस टेस्ट में जो है परफॉर्म नहीं कर सके। असल में मैं जो चीज़ आपको बताऊं ना वो ये है कि देखें, सरफराज जब तक क्रीज पर मौजूद थे, ऋषभ पंत जब तक मौजूद थे, रन्स फ्लो कर रहे थे, बड़े इजी थे। लेकिन वो आपने जैसे पॉइंट आउट किया ना कि बारिश हुई, बारिश के बाद ज़ाहिर पिच अंडर कवर रही 2 घंटे। उसके बाद जब वो वापस आए तो 7-8 ओवर के बाद नया गेंद लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका रिदम टूट गया। एक मिसाल है कि सरफराज का और ऋषभ पंत का, अगर तो वो रेगुलर खेलते रहते और लंच हुए था फिर 40 आए थे तो शायद ये नई बॉल से भी गुजार लेते ओवर। नहीं, लेकिन आपको ये बात भी तो माननी होगी ना कि देखें, जब विकेट गिरता है इंडिया का और जिस भी विकेट पर फास्ट बॉलर के लिए थोड़ी सी मदद आती है तो इंडिया साथ ही स्ट्रगल करने लग जाता है। देखें, जब इंडिया कल बैटिंग करने के लिए आया तो दिन का टाइम था, यानी कि मैच तो डे ही था, फुल टाइम ही, लेकिन ये कि ओवरकास्ट कंडीशन नहीं थी, अच्छा ब्राइट सनशाइन था, ठीक है। रोहित शर्मा और जायसवाल ने अच्छी पार्टनरशिप लगाई। उसके बाद लड़के बेहतर खेलते गए और बड़ा अच्छा दिन उन्होंने क्लोज किया। कल की बात करूँ, तीसरा दिन। हाँ जी। आज जब आके सुबह मॉर्निंग में खेले, बहुत अच्छा खेले, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा और जब बारिश के बाद दोबारा आए और विकेट गिरी, अब चाहिए तो ये था कि वो कंसोलिडेट करते हैं, बैट्समैन नीचे के आने वाले रन्स करते, खास तौर पे केएल राहुल खेलते बेहतर, क्योंकि देखे 2 बैट्समैनों ने बड़ा अच्छा रन्स लगा दिया था, 400+ ले गए थे, 50+ की लीड हो गई थी। तो अब वो जैसे ही गिरे 408 4 हुए और 462 पे पूरी इंडिया की टीम ऑल आउट हो गई। जस्ट 54 रन्स पर 7 विकेट गिर गए इंडिया। आप देख लेना, जडेजा और राहुल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, दोनों आउट हो गए। जब ये दोनों आउट हो गए तो समझे वो क्लैश हो गया। बस जहाँ तक केएल राहुल की बात है, मुझे नहीं लगता कि केएल राहुल जो है अब अगले टेस्ट मैच में खेलेंगे, क्योंकि अगर शुभमन गिल फिट होते हैं तो शुभमन गिल आएंगे इनकी जगह और जो सरफराज खान है वो मिडिल ऑर्डर में रहेंगे। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी इनिंग्स खेली है। और दूसरी चीज़, अच्छा सरफराज खान अच्छा खेले हैं, नो डाउट उन्होंने रन्स किया है, लेकिन अब उनके लिए भी मुझे जो चीज़ है वो टेस्ट होगा उनका जब अगर वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अनाउंस होते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, क्योंकि मैंने उन्हें जिस तरीके की बैटिंग करते देखी ना, वो खेलते हैं बैकफुट पे ज़्यादा। हाँ जी। तो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे होता है बाउंस, तो वह बाउंस को मैनेज करना, और ख़ासतौर पे मैंने 2-4 बॉल्स उनको देखी कि जो बॉल आगे बढ़ के मूव करता है ना उस पर वो स्ट्रगल करते हैं। तो न्यूजीलैंड के बॉलर ने उस तरीके से इतनी बॉलिंग नहीं की और इतनी मदद भी नहीं थी उस टाइम, तो जिसकी वजह से उन्होंने अच्छा खेला, उन्होंने अपनी शॉट सिलेक्शन अच्छी रखी और एक 150 का बड़ा मैसिव रन मैं आपको बताऊं पॉइंट आउट कि वो कट शॉट बड़ी अच्छी खेलते हैं, आपने देखी होंगी, ऐसे कोई शक नहीं उसमें। वो उन्होंने कट शॉट बड़ी जबरदस्त खेले उन्होंने, तो ये है कि वो इनका टेस्ट होगा। देखिए बैकफुट पंच बड़े ज़बरदस्त लगाते हैं, लेकिन ये है कि देखिए वो तो अपना काम पूरा कर गए ना। 150 रन थोड़ा नहीं होता, आप चेज में 150 रन बना रहे हैं तो जाहिर है उसे क्रेडिट देना। की अगर हम बात कर लें तो इनकी 68 की एवरेज है, और जैसा कि इनको रिसेंट जब इंग्लैंड सीरीज में अपनी होम ग्राउंड में चांस दिए, जब भी इन्होंने रन डिलीवर करके दिया
तो इसलिए इनको टीम के साथ शामिल बांग्लादेश के खिलाफ ये नहीं खेल सके 2 टेस्ट मैचेस। तो इसमें इनका चांस बन गया कि शुभमन गिल जो है वो थोड़ी सी उनकी इंजरी हो गई। और देखें आपने फर्स्ट इनिंग में तो आउट हो गए थे ये, फर्स्ट इनिंग में भी जैसे आउट हुए कि जैसा मर्जी खेले पर कैच जो था एक्सेप्शनल था डेवन कॉनवे का, और दूसरी इनिंग में उन्होंने 150 रन स्कोर कर दिया। तो ये है कि अब वो तो इन्होंने तो अपना काम कर दिया। ऋषभ पंत एक दफ़ा फिर उन्होंने प्रूव किया कि भाई वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आकर इंडिया को जो है ना हेल्प आउट करते हैं और मुश्किल से निकालते हैं। वो ऋषभ पंत उन्होंने तो देखे 99 की बड़ी शानदार इनिंग्स खेली। लेकिन इंडिया के लिए जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो जो मिडिल ऑर्डर में के बाद जो लोअर मिडिल ऑर्डर आ रहा है, जिसमें केएल राहुल आ रहे हैं, जडेजा आ रहे हैं, अश्विन आ रहे हैं, वो बड़ी बुरी तरह एक्सपोज हुए एक दफ़ा। फिर जब सेकंड न्यू बॉल से गेंद घूमा है ना, तो उनके पास उसका कोई आंसर नहीं था और सारी की सारी टीम जो है जस्ट 54 रन्स पर जो है वो आउट हो गई। हाँ जी। अदरवाइज़ मेरा जहाँ तक मुझे लगता था कि इंडिया जो है ना 250 की लीड ले सकता था, यानी कि जिस तरीके से वो जा रहे थे। पार्टनरशिप बेहतर हो जाती उनकी, राहुल और जडेजा अड़ जाते तो फिर ये था कि अगर वो थोड़ा बॉल निकाल लेते तो अश्विन भी खेल सकते थे। अच्छा, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आप ये बताएं कि इंडिया ने मैच यानी कि जब से शुरू हुआ है तो कहाँ कहाँ मैच जो है ना इंडिया ने लूज़ किया है, वो कौन कौन सा पॉइंट था जहाँ पर इंडिया मैच लूज़ कर गया? सबसे बड़ा ब्लंडर तो यही था, जैसा कि आप देखें टॉस जीत के कंडीशन ऐसी थी, ओवरकास्ट कंडीशन थी, पिच अंडर कवर थी, डे 1 वॉश आउट हो चुका था, इंडिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली। और सबसे बड़ी बात कि प्लेइंग 11 भी सही नहीं खिलाई कि आपने देखे 3 स्पिनर डाल लिए, कुलदीप यादव को डाल लिया और आकाशदीप को होना चाहिए था। अगर आकाशदीप होते तो ये इतनी लीड ना ले सकता न्यूजीलैंड, 356 रन की लीड नहीं होनी थी। और उसके बाद आप देखेंगे जब इन्होंने 7 आउट कर लिए न्यूजीलैंड के, 46 पे चले ऑल आउट हो गए, खैर है। उसके बाद 190 रन की लीड थी न्यूजीलैंड की और 7 विकेटें आउट हो चुकी थी, 3 विकेट रिमेनिंग थी। उधर जो 100+ रन की पार्टनरशिप करवा ली टीम सूती से 65 रन खा लिए। तो ये जो साना इधर ये 2 मेजर जगह पे इन्होंने लूज़ किया मैच। उसके बाद आज देखें कि जब 400+ हो गया 4 आउट से, 4 या 5 आउट से, उसके बाद राहुल ने फिर आज कुछ नहीं कर सके, जडेजा भी कुछ नहीं कर सके। अगर ये पार्टनरशिप इनकी भी लग जाए उधर 100+ की, तो इंडिया 200 रन की लीड लेगा। क्योंकि मैं नहीं समझता इस विकेट पे 200 रन बनाना आसान होता, अगर आखिरी दिन में 200+ रन करना होता न्यूजीलैंड को। अब तो यही है कि यानी कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग रिक्वायर्ड है। इंडिया एक इससे पहले इतना रन जब डिफेंड किया उसने, तो वो किया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वेनकड़े में 107 करना था, और मुरली कार्तिक ने एक्सीलेंट बॉलिंग की थी और इंडिया ऑस्ट्रेलिया को 107 नहीं करने दिया था और उन्होंने टेस्ट मैच जीत लिया था इंडिया ने। तो अब या तो उस लेवल की बॉलिंग की जाए, अब देखते हैं इंडिया क्या करता है। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वो विकेट पे बड़ा मदद था स्पिनर के लिए। इस विकेट पे अभी भी 4th डे की गेम खेली जा चुकी है, लेकिन इवन देन उस लेवल की टर्न नहीं है जिस लेवल की टर्न वानखेड़े में थी। मैं तो ये कहूँ, और बॉलर जैसे आपने मेंशन किया कि एक फास्ट बॉलर शॉर्ट होने की वजह से जो है ना बहुत ज़्यादा वर्कलोड चला गया बुमराह पे और सिराज पे। अगर 3 फास्ट बॉलर ही होते जैसे बांग्लादेश के अगेंस्ट खिलाए थे, तो इतनी लीड भी नहीं होनी थी और बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो जाना था। और मेरा फिर ज़्यादा चांस है कि इंडिया बैट जो फर्स्ट करता भी ना। हाँ जी, उन्होंने बैट सेकंड की भी इसीलिए कि यार हमारे प्लेइंग 11 निकाल के खिला लिया। वो विकेट को जो असेस किया ना उन्होंने ये किया कि 3rd और 4th डे में जाके ना स्पिनर के लिए बड़ी मदद होगी और हम आकर जो है ना पहला सेशन मैनेज कर लेंगे। लेकिन वो पहला सेशन मैनेज नहीं हुआ। फर्स्ट 30 ओवर्स में इंडिया ने मैच लूज़ कर दिया। हाँ जी, उसके बाद दोबारा उनके पास चांस, वही जैसे आपने पॉइंट आउट किया, जब 7 विकेट गिरी थी, अब आप देखें ना चांस था कि आप उन्हें गिरा लेते तो वापस। कल अगर ओवरकास्ट कंडीशन होती तो बुमराह का काम है कि विकेट वो निकाल। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं हो पा रही कि आप हम ये कहें कि 107 जो है वो न्यूजीलैंड नहीं कर पाएगा। अगर न्यूजीलैंड 107 ना कर सका तो इट मीन्स कि 3-0 है फिर टेस्ट मैच। हाँ जी, ऐसे ही है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि चाहे देर से सवेर से वो कर लेंगे। हाँ जी, और क्योंकि रन्स नहीं ना इतना, अगर यही रन्स 200 के राउंड चला जाता तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा चांस होता। अब ये है कि हाँ, जिस तरह की ओवरकास्ट कंडीशन चल रही है, तो कल भी अगर बारिश होती है, हाँ जी भाई 1 सेशन या 2 सेशन मैच नहीं होता, फिर जो मुश्किल हो सकती है कि शायद मैच यानी कि न्यूजीलैंड ना बना सके। वैसे तो 25-30 ओवर्स भी अगर होंगे तो वो पूरी कोशिश करेंगे मैच जीतने के लिए। हाँ जी, मैं खेलने की कोशिश नहीं बचा सकती है इंडिया को कि अगर थ्रू आउट द डे रेन होती है, कि अगर 2 सेशन रेन होती है और 1 सेशन का मैच होता तो फिर इंडिया शायद ड्रॉ हो जाए, शायद ड्रॉ हो जाए। अदरवाइज ये है कि न्यूजीलैंड जो है ना ये मैच जीतता हुआ नजर आ रहा है। और ये इंडिया ने खुद लूज किया। बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया ना चीज़ें कि
सबसे पहला जो बैड डिसीजन था ना कि टॉस जीतकर बैटिंग करना, मतलब ये शो करता है कि आप बिल्कुल यानी कि और कॉन्फिडेंट होता है ना बंदा कि यार जैसी भी कंडीशन होगी हम संभाल लेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन दूसरी चीज़ देखिए इस टेस्ट मैच से जो मुझे लगता है इंडिया को एक फ़ायदा होगा वो ये है कि उसको अपनी वीकनेसेस पता चल गई हैं। हाँ जी, मिडिल ऑर्डर में देखें ना, केएल राहुल एक्सपोज हुए हैं दोनों इनिंग्सों में। अब उनकी रिप्लेसमेंट में चाहे सरफराज खान खेले या अजिंक्य रहाणे को दोबारा चांस दिया जाए, केएल राहुल को ले जाया भी जाता है ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के लिए कि नहीं, तो सिलेक्ट होगा। देखिए मतलब इसके ऊपर डिबेट शुरू हो गई ना। हाँ जी, हो गई शुरू। ठीक है, और इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको मेरा ख्याल है सरफे नज़र नहीं करना चाहिए जो इंडियंस को, वो ख़ास तौर पे सिलेक्शंस को, कमेटी को भी और बाकी लोगों को भी, वो ये है कि देखिए 2 दफ़ा मैच में ऐसी सिचुएशन आई कि जहाँ पर ओवरकास्ट कंडीशन हुई, बॉलर के लिए मदद थी, तो इंडियन बैटर्स वहाँ पर स्ट्रगल किए और जस्ट 50-60 रन्स के अंदर अंदर पूरी टीम बहुत ज़्यादा मदद थी, 46 पर ऑल आउट हो गए। उसके बाद जब दोबारा बैटिंग आई तो उतनी कंडीशन हेल्पफुल नहीं थी फास्ट बॉलर्स के लिए, तो इंडिया बेहतर खेला। पर यह कि 1-2 विकेटें गिरी और बस फिर वो बेहतर खेल गया ना, यानी कि। और अब जब दोबारा सेकंड न्यू बॉल ली, ये बड़ा क्रूशियल टाइम पीरियड था। अब इसमें बॉल घूमा है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉल हुई, नहीं, कुछ लूज शॉट्स खेले और कुछ उन्होंने बॉलिंग बेहतर की और उन्होंने जो है वो इंडिया की सारी टीम को 54 पे जो है ना रन्स पे 7 विकेट गिरा दी और राहुल को निकाल लिया, पैंट को निकाल लिया, तो बस काम हो गया। और हमें तारीफ़ करनी होगी 2 बॉलर्स की। मैट हेनरी अगेन 3 विकेट्स लिए और विलियम रॉर्की ने 3 विकेट्स लिए। हाँ जी, बड़ी क्रूशल विकेट ली उन्होंने आकर, जिस तरीके से सरफराज खान को आउट किया उसी तरीके से फिर उन्होंने जो उसको केएल राहुल को आउट किया, बड़ा ज़बरदस्त बॉल पड़ा। तो बल्कि केएल राहुल को आई थिंक उन्होंने आउट किया और उसे क्या ऋषभ पैंट को आउट किया और सरफराज खान को आई थिंक मैट हेनरी ने आउट किया। तो कहने की बात यह है कि ये दोनों बॉलर ने बेहतर गेंद किया। और आप ये देखें जो कल के दिन में 3 विकेट गिरे थे वो तीनों स्पिनर ने लिए थे। हाँ जी, 2 एजाज पटेल और एक जो है वो क्या कहते हैं ग्लेन फिलिप्स। लेकिन आज के दिन में 7 की 7 विकेट फास्ट ने निकाल के दी। तो इससे एक बात तो आपको समझ आ रही होगी कि फास्ट के अगेंस्ट इंडिया स्ट्रगल कर रहा है। पहली इनिंग में 10 विकेट ले गए फास्ट, दूसरी में 7 विकेट ले गए। और अभी मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्प थी फास्ट बॉलर के लिए सेकंड यानी कि इनिंग्स में। हाँ जी, बस वो ये है कि कुछ उनका टेम्परामेंट लूज़ किया उन्होंने अपना और कुछ उन्होंने एक्सीलेंट बॉलिंग की, रिदम से बॉल किया। सबसे तो वहाँ पर इंडियन स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये है कि अगर इस तरह की कंडीशन में आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो फिर ऑस्ट्रेलिया में हराना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया को हराना मुश्किल हो जाएगा। पर यह है कि इंडिया भी सोच के जाएगा, जैसा कि पहले भी जाते रहे हैं, ये खेलते हैं लड़के, उनके पिचेस जो होती हैं वो फास्ट के लिए मदद देती हैं। पता क्या चक्कर है, आज से पहले जब ये गए हैं ना, जो दोनों सीरीज़ जीती हैं, वो जो पैट कमिंस ने हाईलाइट किया है ना, जिसको क्या कहते हैं चेतेश्वर पुजारा को, वो बड़ा की प्लेयर है भाई। 1 डाउन आकर 80 गेंदें रोक देनी। बात यह है वो 25 रन करे। ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में अगर कोई बैट्समैन आकर गेंद पुराना ही कर दे ना, 30-40 ओवर ओल्ड हो जाए बॉल, तो नीचे वालों के लिए खेलना आसान हो जाता है। तो पुजारा और रेहाने, ये 2 ऐसे बीच के मिडल के प्लेयर थे जो गेंद को पुराना कर देते थे और नीचे वाले आकर रन्स कर लेते थे और जिसकी वजह से वो मैच जीत लेते थे। इसमें कोई शक नहीं जा रहा है, इंडिया अपनी बॉलिंग से भी बेहतर उसने बॉल किया, लेकिन ये वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते थे इंडिया को जिसकी वजह से इंडिया क्लिक किया है। अब ये सिचुएशन देख के मुझे जो लग रहा है वो ये है कि इंडिया स्ट्रगल करेगा ऑस्ट्रेलिया में। एक तो जिनका रेहाने मुझे लगता है कि लाजमी टीम का हिस्सा होना चाहिए, अगर वो नहीं होंगे तो इंडिया को स्ट्रगल करना पड़ेगा, ख़ासतौर पे मिडिल ऑर्डर में जहाँ पर गेंद घूमेगा, जैसे पर्थ वगैरह है, जो भी मेलबर्न है, अच्छी डिसेंट विकेट्स में जो है ना प्रॉब्लम होगी इंडिया को। तो अब ये है कि व्यूअर्स कल देखते हैं, कल का दिन जब स्टार्ट होगा देखते हैं क्या बनता है। आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।